नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पढ़ रहे हैं द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। करंट अफेयर्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, स्टैटिक आप पढ़ रहे होंगे, सबसे जरूरी रिवीजन कर रहे होंगे। बहुत लोग जो इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया होगा, है ना, अब एकदम से उनको शांति मिल रही होगी, पेपर सबने चेक कर लिया होगा और किसी को बहुत खुशी होगी तो किसी को थोड़ा सा दुख होगा कि थोड़ा और अच्छा कर लिया होता तो और ज्यादा चीजें अच्छी थी। पर निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। पिछले वाले पेपर देख के, इस बार का पेपर देख के आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है, ठीक है, इस एग्जाम में। कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर हम किसी चीज को लगातार अच्छे से पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, अगर हम करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उसका थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें हो ही जाता है ना। और सवाल भी फंसते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो इसी सीरीज को, यानी कि इसी सकारात्मक विचार के साथ हम अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं आज, ठीक है। तो आज है 26 मई और दिन है सोमवार और ये है आपका आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर। ये आपके टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है, ठीक है, जिस ग्रुप का नाम है तथास्तु डेली न्यूज़ एनालिसिस। यहाँ पर आपको आज की पीडीएफ, साथ ही साथ पिछली जो क्लासेस हुई हैं वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जिससे आपका जैसे क्या होता है कि कभी आप क्लास लो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आप अपनी हैंड रिटन अगर आप कर सकते हो, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लिख सकते हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा ज़्यादा समय तक आपके पास रहेंगी। पीडीएफ आप ले लो, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, रिवीजन कर लो, वो आपके समय की बचत के लिए। पर लेकिन अगर आप पेपर अगर पढ़ रहे हो, अगर आपके हाथ में है न्यूज़पेपर, तो आप कोशिश क्या करो कि खुद से कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ लिखने की, ठीक है, ताकि वो आपके साथ रहे लंबे समय तक, ठीक है। चलिए, तो न्यूज़ पे चलने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको तथास्तु आईसीएस के बारे में। सबसे पहला कि पार्थसारथी मेंटरशिप प्रोग्राम हिंदी में, है ना, ये स्टार्ट हुआ है 10 अप्रैल से। तो यदि आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आप इस कोर्स को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ आपको मेंटर मिलेंगे जो आपको गाइड कराएंगे, पहली चीज तो। दूसरी चीज, आपको वर्कबुक दी जाएगी ताकि आपको रिविजन करने में सहायता हो। वहीं तीसरी चीज ये होगी, आपको डायरी दी जाएगी जो आपके जो डेली रूटीन है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस रखने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ 1-to-1 सेशन होंगे जो आपके साथ हमेशा मेंटर की कनेक्टिविटी को दर्शाएंगे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जीएस फाउंडेशन का एक मॉर्निंग और दूसरा इवनिंग बैच स्टार्ट हुआ है 19 अप्रैल से। फिलोसफी ऑप्शनल प्रोग्राम की भी सुविधा आपको तथास्तु आईसीएस के माध्यम से दी जा रही है। ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 10 जून से। तो यदि आपका ऑप्शनल फिलोसफी है और आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो आप इस कोर्स को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ाया जाएगा मनोज सर के द्वारा। ये बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है सेम डे 10 जून से। तो यदि आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है तो आप इस कोर्स को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बिना किसी देरी के अब हम बढ़ते हैं आगे हमारी न्यूज़ की तरफ। आज हमारे पास 4 न्यूज़ हैं, ठीक है, जिसमें से 2 प्रीलिम्स की न्यूज़ हैं और 2 मेंस की न्यूज़ है। इस क्लास का उद्देश्य यही रहता है ना, कि आपको एक प्री और मेंस के माध्यम से कंप्लीट अप्रोच बताई जाए। साथ ही साथ ये भी कहीं ना कहीं अब इतने समय से हम जुड़े हुए हैं, आपको भी समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर में से चीज़ें किस तरह से इंपॉर्टेंट होती हैं और कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें उठ के सीधे हमारे एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत घुमा के पूछा जाएगा, ठीक है, पर लेकिन जब अगर आप न्यूज़पेपर को कंटिन्यू पढ़ोगे तो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये कहाँ से पूछ लिया, ये तो था ही नहीं कभी चर्चा में, है ना, या तो इसके आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। नहीं, उम्मीद होती है, ठीक है। अगर कोई चीज बहुत समय से चर्चा में चल रही है, ठीक है, तो हो सकता है डायरेक्ट उस घटनाक्रम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाए, पर लेकिन उस घटनाक्रम से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। और देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे पहले तो आपके हाथ में न्यूज़पेपर होना चाहिए। आप उन्हें पल्ले पलट रहे हो, देखो आप, ठीक है, और आपको जो न्यूज आपको जरूरी लग रही है उसका थोड़ा सा सर्च कर लिया करो, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई आयोग है या कोई योजना है, कोई योजना अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, कई सारी योजनाएं, गोकुल मिशन आया था, ठीक है, और सोलर पैनल से संबंधित एक योजना आई थी, ठीक है, जिसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो ये जो योजना होती है, हमें सिर्फ मेन हेडिंग पढ़ के नहीं छोड़ देना, हमें उससे संबंधित पिछली जो भी कुछ जानकारी है उसके बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए। कब आई, किस लिए है, क्या क्या परिवर्तन हुए, कहीं 2.0 आया है या नहीं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी न्यूज से संबंधित होती है और वहीं से सवाल उठ के आते हैं, ठीक है। हम भी कहीं ना कहीं, जब से मैंने आपकी क्लास लेना स्टार्ट किया तो मुझे भी ये चीज़ हुआ है, देखा मैंने कल का पेपर तो मुझे लगा कि हाँ, कई सारी चीज़ें थी जो हमने क्लासेस ली हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई हैं, ठीक है। अगर किसी ने रेगुलर क्लास की होगी, ईमानदारी से ढंग से रिवीजन भी किया होगा साथ में,
तो उसको पेपर इतना अनजाना पेपर नहीं लगेगा, उसको लगेगा जाना पहचाना कि हाँ भाई जो कुछ चर्चा में था वो कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम आज की न्यूज़ पे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ अगर जिन लोगों को थोड़ा सा भी शेड्यूल जिनका गड़बड़ हुआ है, ठीक है, कि भाई न्यूज़पेपर छोड़ देते हैं, कर लेते हैं या फिर क्या है, देखो अगले जो आपका एग्जाम होगा 26 का, ठीक है, अब कहीं ना कहीं आपकी उल्टी गिनती भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अब कहीं ना कहीं जागो, ठीक है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। करंट अफेयर्स पर अच्छे से ध्यान दो, न्यूज़पेपर सबसे ज़रूरी, ठीक है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अपने डेली रूटीन में उस चीज को लेकर आओ, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? चलिए तो चलते हैं हम हमारे पहले आर्टिकल पर। हमारा पहला आर्टिकल क्या है, देखिए पहला आर्टिकल हमें बताता है किसके बारे में, मेघालय में एक गुफा में, ठीक है, एक मछली मिली है। ठीक है, उस मछली के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्पीसीज से सवाल पूछे जाते हैं, पिछले पेपर में जो कल पेपर हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं थे, तो इसलिए ये आर्टिकल हमारे लिए जरूरी है। क्लियर है? देखो जिन लोगों ने पेपर दिया हो तो उन्हें पेपर तो देखा ही होगा, अगर जिन लोगों ने पेपर नहीं भी दिया है और अगर उनको 26 का पेपर देना है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस पे हमेशा नज़र डालनी है। ठीक है, क्योंकि उससे हमें अंदाज़ा मिलता है कि हमारी जो मेहनत चल रही है वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, तो अगर आपने पेपर नहीं भी दिया है तो आप कल का पेपर एक बार उठा के देखो, ठीक है, और देखोगे किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, आपके लिए ही बेहतर है ना। दूसरी न्यूज जो है वो बताती है किसके बारे में, शुभांशु शुक्ला के बारे में। ठीक है, इस आर्टिकल को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पर लेकिन आज ये आर्टिकल आया था तो फिर से मुझे लगा आपको एक बार और बता देना चाहिए कि एक मिशन है, ठीक है, जिस मिशन का नाम है क्या, एक्सियोम 4 मिशन। ठीक है, किसका है ये, एक निजी कंपनी का मिशन है, किसकी, अमेरिका की निजी कंपनी का मिशन है। ठीक है, जो जा रहा है कहाँ, ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ठीक है, तो उसमें जो 4 व्यक्ति होंगे जिसमें से एक व्यक्ति होंगे हमारे भारतीय शुभांशु शुक्ला, ठीक है, जो कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरी टीम का। हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे लिए अच्छा इस तरह से क्योंकि हम गगनयान को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं जो कि एक मानव मिशन है। ठीक है, यहाँ भी अंतरिक्ष स्टेशन में जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में गगनयान के माध्यम से भेजें अपने यात्रियों को और वहां से वो कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके लेके आए। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि 40 साल के बाद कोई भारतीय व्यक्ति अंतरिक्ष स्टेशन में जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए तीसरी न्यूज है किसके बारे में, कि कार्डिक और डायबिटिक डेथ, ठीक है, सोर इन इंडिया। ठीक है, ये जो आपकी संचारी और गैर संचारी रोग हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं जो मौत हो रही है भारत में, उसके बारे में पूरा आर्टिकल आया है। ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपके जीएस पेपर 2 और कहीं ना कहीं 3 में ये कवर हो सकता है। ठीक है, अब देखो प्रीलिम्स हो चुका है तो अब ये सिर्फ एक तरह से पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, आपको दोनों अप्रोच साथ लेके चलनी है अपनी, क्या कि आप आंसर राइटिंग पर भी ध्यान दो और अपना एनसीईआरटी भी पढ़ो, साथ ही साथ आपका जो बेसिक है यानी कि एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद अपनी रेफरेंस बुक को बहुत अच्छे से करो कंप्लीट। ठीक है, यानी कि देखो अगर कोई आपसे ये बोलेगा अभी तो 1 साल है, बहुत समय हमारे पास, तो नहीं है ना, ये समय कैसे निकल जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा और कब अगला प्रीलिम्स आ जाएगा ये भी नहीं हमें मालूम पड़ेगा। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि हमारे पास समय बहुत ज्यादा है, समय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर जिनका हो रहा है उनको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, पर लेकिन जिनका नहीं हो पा रहा उनको निराश होने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा डिप्रेस होने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने ये जो पेपर दिया उस गलतियों से हमने बहुत कुछ सीखा होगा। हम इतना प्रयास करेंगे कि अगला जब प्रीलिम्स होगा तो हम उन गलतियों को ना दोहराएं। ठीक है, और हम अच्छे से अपनी जो गलतियां उनको हम सुधारने का प्रयास करें ताकि 26 में हमें ये निराशा वापस देखने को ना मिले। क्लियर है, सभी को बात समझ में आई? तो हमें जरूरत है प्री एस्पेक्ट से भी पढ़ने की, साथ ही साथ मेंस की। तो ये जो यहाँ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे इस क्लास में, आप इतना कर लिया करो कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको लिखने का प्रयास करो। ठीक है, कि 250 शब्दों का अगर एक प्रश्न है, ठीक है, तो आपके शब्द पहली चीज तो पहले शब्दों पे मत जाओ। ठीक है, आप सबसे पहले बस लिखो। ठीक है, जब आपके पास ये प्रैक्टिस हो जाए कि आप लिखते लिखते कहीं ना कहीं विचारों में कोई अवरोध नहीं आ रहा, कि आपको ये नहीं लग रहा कि अरे इस लाइन के बाद अब मैं क्या लिखूं, यानी कि आपने कंटेक्स्ट तो लिख दिया, यानी कि आपने कहीं ना कहीं प्रसंग लिख दिया, पर आपको जो मुख्य बिंदु है वो लिखने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो उस चीज को अभी हमें ठीक करना है। ठीक है, अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि आप जब आंसर राइटिंग करने बैठो तो आपके दिमाग में एक पूरा फॉर्मेट होना चाहिए एक प्रश्न को लेकर कि मुझे इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल करनी है। शब्दों पे बिल्कुल ध्यान मत देना, जो लोग अभी नया नया आंसर राइटिंग कर रहा है वो। ठीक है,
अगर आपको लगता है कि ये चीज आपकी धीरे धीरे ठीक हो चुकी है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं फिर वो समय आ चुका है कि अब आप ध्यान दो अपनी वर्ड लिमिट्स पर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 250 शब्द और 150 शब्द, इसका भी एक तरीका होता है कि कैसे हमें अपने शब्दों को सीमा को लेकर आना है, ठीक है, इसके भी कई तरीके हैं, तो परेशान नहीं होना, समय रहते सारी चीजों को आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट जो न्यूज है हमारी मेंस एस्पेक्ट से, वो जरूरी है, फ्रंटियर ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। हमने कुछ समय पहले देखा था नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ठीक है, कि बांग्लादेश ने हमारे लिए कुछ कहा, हमारे जो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है उसको कहीं ना कहीं एक लैंडलॉक बोला, ठीक है, वो बोला कि कहीं ना कहीं ये व्यापार से बहुत ज्यादा कटा हुआ है। उसके प्रत्युत्तर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने कहा था कि नहीं, ये कहीं ना कहीं जो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक ये किस तरह का काम करेगा, एक सेतु का काम करेगा, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये भारत हो गया, और ये अदर कंट्रीज हो गए जो कहीं ना कहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम देखें जैसे थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ठीक है, म्यांमार, तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं एक संपर्क का काम करेगा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये लैंडलॉक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। पर आज इसके बारे में बात नहीं है, बात आज इसके बारे में है कि नॉर्थ ईस्ट में अभी तक हुआ क्या है, ठीक है, विकास को भी लेकर, साथ ही साथ विवाद को भी लेकर, ठीक है। विकास की बात करें जैसे भूपेन हजारिका पुल, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अद्वितीय विशेषता के साथ है। विवादों को समाधान को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ब्रू जनजाति का विवाद हुआ, ठीक है, और कुकी और मैती, जिनकी वजह से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मतलब स्थिति बन चुकी थी, ठीक है। तो इस तरह के जो विवाद हैं, उन विवादों को लेकर सरकार ने पीछे नहीं हटी, कहीं ना कहीं समझौते किए हैं, समाधान किए हैं। वहां के जो लोकल जनजाति हैं उनकी बात सुनी है सरकार ने, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया है कि कहीं ना कहीं एक समझौते के बाद अगर चीजें बहुत स्मूथ चलती हैं, बहुत सही तरीके से चलती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में भी हम विकास आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, सबको बात समझ में आई, ठीक है। देखो, जब कभी किसी एक राज्य में, ठीक है, अगर मान लो जाति आधारित अगर कुछ विवाद चल रहे हैं, ठीक है, या फिर ये समझ लो कि किसी और अन्य तरह की, जैसे कि मान लो कि सामाजिक असुरक्षा भी है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में विकास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर लेकिन अगर सरकार इन छोटी छोटी चीजों पर अगर ध्यान दे, ठीक है, तो उस क्षेत्र को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हम बना सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि उस क्षेत्र में विकास के लिए और अन्य साधन हमें देखने को मिल सकते हैं। समझ में ये बात? चलो अब चलते हैं हम हमारी पहली न्यूज पर, ठीक है। ये आपका न्यूज इंडेक्स है, और बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हम हमारी पहली न्यूज। देखो, मेघालय की नई गुफा में रहने वाली मछली ने भूमिगत जलधारा के साथ तालमेल बिठाया, ठीक है। अब ध्यान रखना है हमें, अब 26 का अगर हमें पेपर देना है तो हम आज से ये कसम खाते हैं कि हम रोज द हिंदू पढ़ेंगे या फिर 2 रोज हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे, जो आपको सही लगे, ठीक है। और पेपर हमारे हाथ में होना चाहिए, ठीक है, हमारी दिनचर्या का एक भाग ये रोज होना चाहिए कि हमें पेपर पढ़ना है, चाहे कुछ भी होता रहे, ठीक है। चलिए, तो हो सकता है अगले आने वाले सवाल, मतलब क्या बोलते हैं इसको, 2026 में कहीं ना कहीं ऐसे सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा चर्चा में इस साल में, तो थोड़ा सा ध्यान देना है इन सारी चीजों को। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुकी और मैती विवाद के बारे में डायरेक्ट पूछ ले, हो सकता है कि मणिपुर में कोई एक ऐसा नेशनल पार्क हो, ठीक है, जो आपसे पूछ लिया जाए। इसलिए अगर नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है, तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम थोड़ा सा उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करने का कोशिश करें, ठीक है। नदियों के बारे में देख लें, पहाड़ों के बारे में देख लें, नेशनल पार्क के बारे में देख लें, जस्ट एक जिज्ञासा के तौर पे, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर्स एक अलग सब्जेक्ट समझ के पढ़ोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बहुत बोझिल होगा, ठीक है, मन भी नहीं करेगा। थोड़ा सा उस एस्पेक्ट में देखो करंट अफेयर्स में कि चल क्या रहा है दुनिया में, भारत में क्या चल रहा है, ठीक है, हम किस तरह से दूसरे देश को क्या जवाब दे रहे हैं, कोई हमें कितना सीरियस ले रहा है ना। तो अगर हम इस तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ें, और सबसे बड़ी चीज तो ये समझना छोड़ दो, करंट अफेयर्स एक अलग तरह का सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं। करंट अफेयर्स बस आपको एक नई समझ प्रदान करने का एक साधन है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हो तब भी, और ना ही बनते हो तब भी, ठीक है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए कहीं ना कहीं ये इस तरह की जानकारियां, या फिर ये समझ लो कि कोई अगर किसी तरह की मतलब बाधा आई है, तो उस बाधा को किस तरह से टैकल किया गया है, तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिल सकती है। पर वही है कि आप थोड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के बनो, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। चलो, क्या है यह खोज? तो खोज की अगर हम बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि मेघालय के ईस्ट खासी हिल जिले में कहां मिली है, सबसे जरूरी तो मेघालय में मिली है। मेघालय में भी कहां? खासी हिल, ठीक है।
खासी और जयंतिया हम पहाड़ों के बारे में सुनते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बारिश के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पर अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जयंतिया हिल्स, नहीं तो खासी हिल्स जिले में एक गुफा के अंदर क्या किया है, वैज्ञानिकों को एक नई मछली की प्रजाति मिली है, ठीक है। इस मछली का नाम रखा है शिस्टूरा डेंसिक्लावा। नाम रखना है इस मछली का, क्या है, शिस्टूरा डेंसिक्लावा, ठीक है। अब ये नाम ध्यान रखो, ओके। कहां मिली ये मछली, तो ये मछली गुफा के अंदर करीब 60 मीटर की गहराई पर एक ठंडे बहाव वाले जलधारा में पाई गई। पानी बह रहा था और वहां ये मछली में पाई गई, ठीक है। और क्या खास है कि तापमान 18 डिग्री सेल्सियस था और ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या थी, कम थी। फिर भी कहीं ना कहीं ये मछली जो सरवाइव कर रही है और रह रही है, ठीक है। क्या ये मछली मतलब मेरा मतलब ये मछली खास क्यों है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ट्रोग्लोफाइन प्रजाति है ये। अब ये प्रजाति क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि यह गुफा में तो रह सकती है लेकिन जमीन के ऊपर पानी में भी जिंदा रह सकती है। गुफा में भी रह सकती है। गुफा में बेसिकली क्या होता है कि मान लो अंधेरा है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि कहीं इसको हम मैदानी क्षेत्र में अगर लाके रख देते हैं किसी तालाब वगैरह में, तो वहां हो सकता है मर जाए, ठीक है। तो सबसे जरूरी ये है कि गुफा में भी रह सकती है, और अगर गुफा में जो पानी बह रहा है तो पानी के सरफेस पर भी आके कहीं ना कहीं ये जिंदा रह सकती है और प्रजनन कर सकती है। यानी सिर्फ गुफा तक सीमित नहीं है ये किसको किसी भी क्षेत्र में ले जा सकते हैं और आराम से ये रह सकती है, ठीक है। रंग और आंखें मौजूद हैं, बिल्कुल है। क्या होता है ज्यादातर कि गुफा में रहने वाली जो मछलियां होती हैं उनकी आंखें नहीं होती है, रंग नहीं होते। आंखें ना होने के पीछे कारण ये कि बहुत अंधेरा है, ठीक है। लेकिन ये जो मछली है इसमें पिगमेंट यानी कि रंग और आंखें मौजूद है। इसका मतलब यह कि अंधेरे में रहने के बावजूद रोशनी वाले माहौल में क्या कर सकती है, जिंदा रह सकती है। अगर आप इसको रोशनी वाले क्षेत्र में भी ले जाके रख दोगे तो कहीं ना कहीं ये सर्वाइव कर लेगी, ठीक है। आगे देखो क्या है, शरीर का रंग और पैटर्न कैसा है। इसका शरीर हल्के पीले रंग का होता है जिस पर 14 से 20 काले रंग की धारियां होती हैं। इसकी पीठ के पास एक मोटी काली पट्टी होती है, इसका नाम होता है डेंसिक्लावा, जिसका मतलब होता है मोटी धार, ठीक है। अब थोड़ा सा नर और मादा में भी इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। क्या अंतर है नर में, जो नर मछलियां होती है वह पतली होंगी, ठीक है। वहीं जो मादा मछलियां होंगी वह शरीर से मजबूत होंगी, यानी कि थोड़ी सी नर के मुकाबले मोटी होंगी, ठीक है। गाल फूले होते हैं नर के, ठीक है, और धारियों का पैटर्न अनियमित होता है। वहीं मादा में क्या होता है, धारियों का पैटर्न नियमित होता है। माने कि जो नर होंगे, मान लो कि एक मिनट, जैसे कि ये इसमें दिखा सकते हैं क्या, चलो ठीक है। देखो मान लो कोई नर है, ठीक है। नर में क्या हो गया, एक धारी ऐसे बन गई, एक धारी ऐसे बन गई, एक धारी ऐसे बन गई, ठीक है, और एक धारी ऐसे बन गई, और मान लो ये हो गया नर और ये हो गई मादा। मादा में क्या है, मादा में ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि जो मादा है उसमें ये जो ऊपर धारियां हैं ये एक ही पैटर्न पे चलेंगी, पर जो नर है उसमें कभी भी कोई सी भी धारी बन रही है। एक बार ये बन गई, फिर सीधी रेखा, फिर जिगजैग, फिर कुछ ये घूमने वाले जैसा, फिर कुछ और ही मान लो, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। तो जो नर होगा उसकी पीठ पर जो धारियां होंगी उसका कोई पैटर्न नहीं होगा, पर जो मादा होगी, ठीक है, उसकी पीठ पर जो धारियां होंगी वो एक पैटर्न के साथ होंगी। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि जो मादा होती है वो कहीं ना कहीं एक सही तरीके से, ठीक है, एक ढंग से जीवन जी सकती है, और जो नर होते हैं, ठीक है, नहीं ये बोल नहीं सकते, मैं जैसे आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, कुछ नर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ढंग से जीवन ही जीते हैं। पर ये आप थोड़ा सा ऐसे समझो कि नर है उनके पीछे धारियां हैं वो अनियमित है, और जो मादा है उनके पीछे धारियां वो नियमित तौर पर है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, क्यों खास है, मतलब क्यों ये महत्वपूर्ण है, तो ये मछली केवल इसी गुफा में पाई जाती है, ठीक है, यानी कि यह एक स्थानीय प्रजाति है जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाती है, ठीक है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि अगर ये प्रजाति ये मेघालय की अगर खासी पहाड़ियों में मिल रही है, इसका मतलब है वहां पे कहीं ना कहीं अभी जैव विविधता जीवित है, इसलिए मछली आराम से वहां पे हमें मिल पा रही है। ऐसी खोजें पर्यावरण और गुफा तंत्र को बेहतर समझने में मदद करती हैं। यह भी दिखाता है कि कुछ जीव गुफा और सतह दोनों तरह के माहौल में खुद को ढाल सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न ये आता है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो मछली है ये भारत के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी मिलती है क्या, तो अब भी जो रिसर्च है आगे हम नहीं बता सकते। आज के डेट में अगर हम ये बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये मछली अभी सिर्फ भारत में पाई जाती है, ठीक है।
हो सकता है आगे आने वाले समय में विश्व के किसी अन्य क्षेत्रों में अगर इसकी खोज की जाए तो मिले शायद, पर लेकिन अगर मान लो आज के डेट के हिसाब से, आज के डाटा के हिसाब से अगर ये प्रश्न बनेगा तो उसका सही उत्तर ये होगा कि भाई ये जो मछली है वो अभी फिलहाल भारत में ही मिल रही है और किसी देश के क्षेत्र में अभी ये नहीं मिली है। ठीक है, समझ में आई बात सभी को? चलो, मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग समझ गए होंगे कि है क्या इस मछली के पीछे की कहानी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि ये जो मछली है, इस मछली में आंखें और त्वचा में रंजक मौजूद है। ठीक है, यह मछली केवल गुफाओं में रह सकती है, सतही जल में नहीं। यह मछली नेमेंचिडिया परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 1 2 1 3 2 3 उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, आपके कमेंट बॉक्स में जो उत्तर होंगे उनको मैं देखूंगी, समझूंगी कि कौन किस तरह से उत्तर दे रहा है और कितना इस आर्टिकल को किसी ने समझा। राइट, चलो चलते हैं हम अगले आर्टिकल पे। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा नजदीक होने पर शुभांशु शुक्ला क्वारंटीन में गए। ठीक है, क्वारंटीन हो गए बेसिकली आपको कि 8 जून को फ्लोरिडा से, है ना, 8 जून को फ्लोरिडा से ये मिशन, कौन सा, एक्सोम मिशन लॉन्च होने वाला है। तो अब कुछ समय बचा नहीं है, तो इस समय के लिए, बचत के लिए कहीं ना कहीं इनको क्वारंटीन कर दिया गया। क्वारंटीन इसलिए किया गया है ताकि स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी तो नहीं आ रही या फिर और अन्य किसी तरह की समस्या जो इनको हो सकती है उसको देखने के लिए, परखने के लिए कहने कि इनको क्वारंटीन कर दिया गया है। क्लियर है? चलते हैं, हम देखते हैं शुभांशु शुक्ला कौन है, क्या है। देखो, ग्रुप कैप्टन की बात करें, यानी कि 4 व्यक्तियों का ग्रुप है, जिसमें से एक अमेरिका से है, ठीक है, एक पोलैंड से है, ठीक है, एक भारत से है, तो एक और किसी और देश से है। ठीक है, तो ये 4 व्यक्तियों का जो ग्रुप है, ठीक है, जो जा रहा है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। मैंने आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बेसिकली क्या है। मान लो कि ऊपर जाके एक ये होटल के कमरे हैं, ठीक है, जहां से ये जो अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाएंगे वहां रुकेंगे। ठीक है, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही साथ क्या होगा, और ये हो सकता है कि वहां पे आराम से लोग रिसर्च कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, तो उनके लिए एक उत्तम व्यवस्था है अंतरिक्ष में। ठीक है, ताकि वहां पे आराम से रह सकते हैं और अपना रिसर्च पूरी कर सकते हैं। ठीक है, देखो, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी हैं। वे इसरो के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। ठीक है, और देखो, ये अलग चीज है, ठीक है, और ये वाली अलग चीज है। जो अभी बेसिकली वो जा रहे हैं वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने जा रहे हैं, एक अमेरिकी निजी कंपनी, ठीक है, जिसके माध्यम से अमेरिकी निजी कंपनी प्लस नासा के द्वारा ये एक्सोम मिशन लॉन्च किया जा रहा है। तो उस मिशन में 4 व्यक्तियों में से एक हमारे एक भारतीय व्यक्ति हैं और साथ ही साथ उस टीम का नेतृत्व भी कर रहे हैं। ठीक है, देखो, ISS जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे जो 40 वर्षों बाद अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय होंगे। ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले और 40 साल के बाद, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने भी पहले। इससे पहले राकेश शर्मा गए थे। ठीक है, किस मिशन में जा रहे हैं अंतरिक्ष में, तो शुभांशु शुक्ला एक्सोम नामक अंतरिक्ष मिशन के पायलट है। ठीक है, यह मिशन एक्सोम स्पेस INC नामक अमेरिकी कंपनी और नासा सहयोग से चलाया जा रहा है। तो अगर बात की जाएगी, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे शुभांशु शुक्ला के बारे में प्रश्न पूछा जाए, पूछने को यही पूछा जा सकता है, पर हो सकता है आपसे इस मिशन के बारे में पूछा जाए अगले सवाल, अगले साल जो पेपर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सोम मिशन ही है जो कहीं ना कहीं शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष स्टेशन में लेके जा रहा है और इस मिशन की वजह से ही कहीं ना कहीं ये भारत के पहले और नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है ये एक्सोम मिशन किस तरह का मिशन है, सरकारी मिशन है, निजी मिशन है, तो हम ये कहेंगे कि ये निजी मिशन है। ठीक है, किसके द्वारा, निजी कंपनी प्लस नासा के द्वारा। ठीक है, देखो, कंपनी का नाम भी यही है। ठीक है, एक्सोम और नासा। ठीक है, यह मिशन 8 जून 2025 को नासा के कौन सा, फ्लोरिडा में एक सेंटर है, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब प्रयोग क्या क्या होगा इस मिशन में, एक्सोम में, तो जो रॉकेट होगा वो रॉकेट होगा फॉल्कन। ठीक है, और यान होगा ड्रैगन। ठीक है, यान होगा ड्रैगन और जो माफ करना, और रॉकेट होगा फॉल्कन। क्लियर है सभी को? क्या करेंगे ये लोग अंतरिक्ष में, तो जाहिर सी बात है ये जो पूरा दल जा रहा है अंतरिक्ष स्टेशन में, तो वहां पर जाकर पहली चीज तो करीबी 14 दिन तक रहेंगे वहां पे, 14 दिन का टारगेट है। ठीक है, वे वैज्ञानिक प्रयोग, शारीरिक मानसिक जांच, तकनीकी परीक्षण, सारी गतिविधियां करेंगे। ठीक है, यानी कि खुद का भी एक सर्वाइव देखना कि हम कितने टाइम तक सर्वाइव कर पा रहे हैं, साथ ही साथ ये चीज देखना कि तकनीकी परीक्षण, वहां की सारी चीजें भी, वैज्ञानिक प्रयोग भी इस मिशन में शामिल है। ठीक है,
अब बात करें कि भारत के लिए खास क्यों है, तो भारत के लिए खास इसलिए है भाई कि 1984 में राकेश शर्मा के बाद ये पहली बार है जब कोई भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में जा रहा है, पहली बार कोई आईएसएस में जा रहा है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे, जबकि राकेश शर्मा ने रूस के साथ यानी कि सोवियत स्पेस स्टेशन पर यात्रा की थी। ठीक है, जिसमें आपको इंदिरा गांधी का एक विशेष सवाल भी याद होगा, जिसने राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ना। चलिए, यह इसरो और भारत की अंतरिक्ष तकनीकों में वैश्विक भूमिका को भी क्या करता है, कहीं ना कहीं दर्शाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी आर्टिकल हम पहले पढ़ चुके थे, पर आज ये फिर से आया था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए एक बार और रिवीजन करवा देना चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही वो की है। ठीक है, जो आपके पिछले पढ़े हुए आर्टिकल को आपको फिर से दिखाता है कि देखो कि बार बार अगर कोई चीज पेपर में आ रही है तो वो कितनी ज्यादा जरूरी हो सकती है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा बदलावकारी है ना, थोड़ा बहुत समझो कि उससे सवाल बन सकते हैं, है ना। चलिए, अब लगाओ फटाफट एक प्रीलिम्स का सवाल और फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम अपने अगले आर्टिकल पे। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, वे इसरो के पहले अंतरिक्ष मिशन के निदेशक हैं, वे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे, वे रूस की सहायता से अंतरिक्ष भेजे जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वाले प्रश्न का सभी लोग सही सही उत्तर कमेंट में देंगे। ठीक है, कोई निराश नहीं करेगा, राइट। चलो चलते हैं अगली न्यूज पे। अगली न्यूज है हमारे पास, भारत को पूर्वोत्तर की विविधता को पहचानना होगा। ठीक है, देखो चलो जस्ट अ सेकेंड। देखो हम बात करें कि भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र की। ठीक है, हम सब ये जानते हैं कि जैव विविधता के आधार पर देखा जाए, ठीक है, या फिर सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए और जातीय विविधता के आधार पर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, और वो इतना ज्यादा पोटेंशियल है उस क्षेत्र में, ठीक है, कि अगर जो छोटी मोटी परेशानियों को अगर हमने सॉल्व कर लिया, उनको सुलझा लिया, तो शायद हो सकता है विकास का हमें कोई और मार्ग वहां दिखाई दे। ठीक है, हो सकता है कि उससे संबंधित वहां रहने वाली जो जनजाति है, वो लोग हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं और ज्यादा उनको हम विकास की मुख्य धारा में हम जोड़ सके। ठीक है, अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छे स्कूल मिल सकें, ठीक है, अच्छे अस्पताल, अवसंरचनाओं का निर्माण, कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें अगर हम ध्यान दें तो इस क्षेत्र में और ज्यादा विकास संभव हो सकता है। क्लियर है, पर बात वही है कि इस क्षेत्र में विकास भी बहुत हुआ है और विवाद भी बहुत हुए हैं। ठीक है, अब विवाद होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, क्षेत्रीय विवाद ही हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं भारत सरकार को थोड़ा बहुत सोचने समझने का समय भी मिला है कि भाई किस तरह से समझौते किए जा सकते हैं और वहां के रहने वाली जो जनजाति है उनको किस तरह की परेशानी नहीं हो और उनका भी विकास कहीं ना कहीं चलता रहे। ठीक है, अभी भी यही प्रयास में है। ठीक है, पर लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, ठीक है, उतना ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है कि वहां की जो जनजाति है, ठीक है, उन जनजातियों की परेशानियों को समझना और उनको समय रहते दूर कर देना। ठीक है, समझ में ये बात। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे न्यूज कंटेक्स्ट की कि क्या चल रहा है। कि ये जो पूरा आर्टिकल आपके लिए आया है पूर्वोत्तर क्षेत्र की चुनौतियों को बताता है और अवसरों को रेखांकित करता है, और साथ ही साथ आपको ये बताता है कि समावेशी विकास की आवश्यकता है, हमें संघर्ष के समाधान की आवश्यकता है और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाकर सबसे जरूरी भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को साकार कर सकता है। ठीक है, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि इसका नाम पहले कुछ और था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पहले का नाम क्या था, तो अगर जो लोग क्लास में पहले थे मुझे वो कमेंट करके बताएंगे कि इसका नाम पहले क्या था और बदल के अब ये जो रख दिया गया है, तो उससे पहले हम इस पॉलिसी को क्या बोलते थे। ठीक है, चलो इसका मतलब बता देते हो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब अब ये है कि सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है, हमें कहीं ना कहीं सतर्क रूप से उस क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट से लगे जो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी वाले जो देश हैं उस पर हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सशक्त होकर काम भी करना है, तो इसको हम बोल रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्लियर है सभी को। चलो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पृष्ठभूमि की। अब हम थोड़ा सा आज चलेंगे कहानी के ऊपर नॉर्थ ईस्ट के लेके, ठीक है, विकास भी और विवाद भी। ठीक है, पृष्ठभूमि की पहले हम बात करें भौगोलिक महत्व की, तो क्या बताता है कि पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। ठीक है, जो पिछले आर्टिकल में इन 8 राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला गया था अष्टलक्ष्मी।
अब ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। कुछ और नहीं बोला, अष्ट सरस्वती नहीं बोला, अष्ट दुर्गा नहीं बोला, नहीं, क्या बोला है, अष्ट लक्ष्मी। लक्ष्मी को क्यों डिनोट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरे 8 राज्य हैं ये संपदा के प्रतीक हो सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको बोला गया है अष्ट लक्ष्मी, ठीक है। प्रीलिम्स में तो नहीं, हो सकता है कहीं ना कहीं इस पूरे उनके कथन के द्वारा कहीं ना कहीं इसको पूरा एनालाइज करने के लिए आपको दे दिया जा सकता है मेंस आंसर राइटिंग में, जो अभी मेंस होगा अगला उसमें, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो हमें भी सावधान रहना है आगे के लिए भी, और हमें पढ़ते रहना है बस, ठीक है। चीज़ें अपने बीच में तोड़नी नहीं है। आगे देखो क्या बता रहा है ये, 8 राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, यह क्षेत्र शेष भारत से सिलीगुड़ी यानी कि कॉरिडोर या चिकन नेक के माध्यम से जुड़ा है, यानी कि असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये अष्टलक्ष्मी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम चिकन नेक की। चिकन नेक बेसिकली कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल के आसपास है, ठीक है। ये जोड़ने का काम क्या करता है, तो नेपाल, भूटान, उत्तर की अगर हम बात करें, और दक्षिण की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, ठीक है। ये 2 तरह से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। ये उत्तर में हो गया और ये दक्षिण में हो गया, ठीक है। इसका चिकन नेक नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये छोटा सा, मतलब बहुत पतला, जैसे कि मुर्गे की गर्दन होती है, ठीक है, वैसा ही कहीं ना कहीं ये ऐसा क्षेत्र है, बहुत पतला सा, बहुत संकीर्ण क्षेत्र है, इसलिए इसको नाम दिया गया है चिकन नेक, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं जुड़ा है, जो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी दिखाता है उत्तर से दक्षिण की ओर, राइट। सांस्कृतिक विविधता की अगर हम बात करें तो 200 से अधिक जनजातीय भाषाई समुदाय यहाँ निवास करते हैं। क्षेत्र की परंपरा, भाषा, जीवन शैली जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहद है और सुंदर भी है। समझ में आई बात, ओके। मणिपुर में कुछ समय पहले एक उत्सव मनाया गया था, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, एक विशेष तरह का फूल खिलने पर। वो फूल खिलता है मई से जून के बीच में। तो जो लोग पिछली क्लास कर रहे हैं वो मुझे कमेंट करके और ये बताएंगे कि उस उत्सव का नाम क्या था, ठीक है। इस फूल के नाम पे वो सबको मनाया जाता है, ठीक है, तो बताएंगे, कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। ऐतिहासिक चुनौतियों की अगर हम बात करें, स्वतंत्रता के बाद से संघर्ष, उग्रवाद और स्वायत्तता की मांगे यहाँ आम रही हैं, जिससे सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता रही है। अब हम थोड़े से, ये तो हमने समझ लिया कि भाई प्रॉब्लम कहाँ थी, अब हम थोड़े से है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं, यानी कि की हाइलाइट्स पे चलते हैं, देखते हैं कि हो क्या रहा है आगे, राइट। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, अवसंरचनाओं के विकास के बारे में, तो सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है 11,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण। पहली चीज कि अब हम कहीं ना कहीं आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे हैं, नॉर्थ ईस्ट के साथ हम कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं, भारत के साथ भी, और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के बाद लगे जो देश है उनके साथ कनेक्टिविटी करने के लिए एक्ट ईस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो अब समय वो नहीं है कि ठीक है अगर थोड़ा सा दूर है भारत से, ठीक है, तो हम उसको छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उतना ही जरूरी है हमारे लिए जितने भारत के अन्य राज्य हैं। समझ में बात, रेलवे, हवाई अड्डे, सेना टनल, भूपेन हजारिका पुल, ठीक है, जैसे बड़े प्रोजेक्ट है ना। भूपेन हजारिका पुल ये कहाँ है, असम में है, ठीक है, सबसे लंबा नदी पुल बोला जाता है इसे, ठीक है। मुझे आप बताओगे ये किस नदी पर है, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी पर जलमार्ग 1600 किलोमीटर की गैस ग्रिड का विकास बताता है, ठीक है। आर्थिक निवेश की अगर हम बात करें तो टाटा समूह द्वारा 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर यूनिट असम में लगाई गई है, यानी कि जो निजी कंपनियां हैं वो भी कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में विकास के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, जैसे कि रिलायंस है, अडानी है, वेदांता है। बड़ी निवेश की घोषणाएं की गई हैं। अगर निवेश की घोषणा की गई है तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा तो रोजगार सृजित होंगे, तो वहां के जो लोग हैं वो काम में बहुत ज्यादा बिजी होंगे, काम बिजी होंगे, तो जो मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुद्दों को भूल के अपने विकास पर काम करेंगे। तो दोनों चीजें हो गई, विकास भी हो गए और जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं सुलझाने के लिए एक और रास्ता हमें मिल सकता है ना। अब देखो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 38,856 करोड़ के 115, ठीक है, एमओयू कहीं ना कहीं मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, ठीक है। संघर्ष और समाधान की हम थोड़ी सी बात करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है, के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में, कि जो नागालैंड में एक विशेष समूह है जो कहीं ना कहीं अव्यवस्था को लेकर भारत सरकार से मांग कर रहा था, तो 2015 में भारत सरकार ने उसके साथ समझौता किया और कहीं ना कहीं उस मुद्दे को शांत करने का प्रयास किया। पहली चीज। दूसरी चीज बोडो शांति समझौता, ठीक है,
और तीसरी चीज है ब्रू, यानी कि बोडो शांति समझौता। बोडो एक जनजाति है कहाँ की, असम की, ठीक है। उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी थी, तो इसलिए 2020 में भारत सरकार ने समझौते किए। ब्रू शरणार्थी पुनर्वास समझौता हुआ। ये बेसिकली क्या है, ये बहुत ज्यादा चर्चित मुद्दा है। तो दो क्षेत्रों को याद रखना है, एक है त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम, ठीक है। कि पहले ये ब्रू जनजाति जो रह रही थी वो मिजोरम में रह रही थी, ठीक है, पर यहाँ पे किसी तरह की अव्यवस्था होने पर ये त्रिपुरा में आ गए, ब्रू जनजाति यहाँ आ गई, ठीक है। तो जब 2020 में ये समझौता हुआ तो सबसे जरूरी ध्यान रखना है इस चीज को, इस समझौते में भारत सरकार ने ये कहा कि जो ब्रू जनजाति है उसको त्रिपुरा में पूरी तरह से कहीं ना कहीं स्थापित करने के लिए बहुत सारे काम करने चाहिए, उनको वापस निर्वासित मिजोरम में नहीं किया जाएगा। अब वो आ चुके हैं तो उनको वहीं रुको, वहीं उनके लिए अच्छी अवसंरचना का घर, जल और स्कूल और ये सारी आधारभूत संरचनाएं, जो भी आधारभूत सुविधाएं जो इनको मिलनी चाहिए बाकी जो नागरिक है उनकी तरह, तो कहीं ना कहीं इनको भी दी जाएगी, ठीक है। और क्या कि अप्सपा के नाम से आपने सुना है कि आर्म फोर्स्ड स्पेशल पावर्ड एक्ट का आंशिक रूप से हटाया जाना। ऐसा बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में इस एक्ट की वजह से वहां की आम जनता है बहुत ज्यादा परेशान रहती है, इस एक्ट का कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है, तो सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि इस एक्ट को आंशिक रूप से हटाया जाए ताकि जनता कहीं ना कहीं फ्री तौर पे रहे, बिल्कुल स्वतंत्र रहे। और स्वतंत्र रहने के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है तभी कहीं ना कहीं वो अपना स्वतः विकास कर सकता है, राइट। प्रभाव और परिणाम देखते हैं क्या हो सकते हैं। तो सकारात्मक की अगर हम बात करें तो इससे कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, संरचना सुधार में आवाजाही और कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धि मिल सकती है, ठीक है। पर्यटन तेजी हो सकता है और स्थानीय कौशल विकास के नए अवसर आपको देखने को मिल सकते हैं, और नई तरह की पेंटिंग और नई तरह के बर्तन, ठीक है, और नई तरह की इस तरह की चीजें जो कहीं ना कहीं पूरे भारत में अद्वितीय हैं, जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिल सकती हैं, जो पूरे विश्व को कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक तौर पे एक प्रतीक के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। चुनौती हमारे सामने क्या है, तो कुकी और मैती के बारे में हमने सुना मणिपुर में, ठीक है। इनके बीच में संघर्ष जैसे जातीय हिंसा अभी भी जारी है, ठीक है, पर धीरे धीरे हम उनको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट से प्रदूषण विस्थापन और पर्यावरण जो माफ करना प्राकृतिक आपदाओं का खतरा। दूसरी चीज राज्य सीमा विवाद अब भी बने हुए हैं, हालांकि कुछ हल नहीं हुए। नागालैंड में शांति प्रक्रिया को निराशा और अविश्वास। अवैध प्रवासियों बांग्लादेश म्यांमार पर राजनीतिक बयानबाजी से तनाव, ठीक है। ये तनाव की वजह से ही हमने ये बयानबाजी की वजह से हमने लास्ट आर्टिकल पढ़ा था अपना, तो आज ये बात कहीं ना कहीं भूली जा रही है। तो ये हमारे सामने चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना है ताकि नॉर्थ ईस्ट के विकास में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हमारे सामने ना आ सके, ठीक है। विश्लेषण की अगर हम बात करें तो एकीकरण बनाम स्वायत्तता, यानी कि विकास के साथ साथ हमें स्थानीय पहचान का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक योजना है सरकार के माध्यम से, ठीक है। तो ये ऐसी योजना है जो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रमोट हो सकती है, ठीक है। वहां के प्रोडक्ट को जो भारत के अन्य क्षेत्र है जहाँ पे और ज्यादा देखने सोचने समझने के लिए भी ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं और ज्यादा हम नॉर्थ ईस्ट के कल्चर से और ज्यादा रूबरू हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एकीकरण बनाम स्वायत्तता बहुत ज्यादा जरूरी है। सतत विकास आवश्यक है, यानी कि आप अगर विकास कर रहे हो वहां पे तो आपको यह भी ध्यान देना है कि पर्यावरण जो नॉर्थ ईस्ट है अपने आप में पर्यावरण और जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। तो उस पर किस तरह की आंच नहीं आनी चाहिए, राइट। रणनीतिक महत्व की अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र पूर्वी एशियाई देशों में भारत की कड़ी है, यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए अहम है। यह आपके लिए एक ऐसा ये समझ लो कि एक ऐसा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पे अगर आपको और जो नॉर्थ ईस्ट के बाद वाले देशों से अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं निकल के जाना ही है, ठीक है। और मान लो अगर ऐसा नहीं भी होता तो बात ये आती है कि नॉर्थ ईस्ट भारत का क्षेत्र है, जैसे अन्य राज्यों का विकास हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट का भी राज्य करना भारत का दायित्व है और वो होना भी चाहिए, ठीक है। आगे की राह हम देखें तो क्या है, समावेशी नीति निर्माण। पहली चीज तो इस तरह की हमें नीति करना है कि समावेशी हो, संघर्ष समाधान मंच होना चाहिए, पर्यावरण संतुलन और सीमा पर सहयोग। अगर इस तरह की गतिविधियां अगर हम आगे के लिए रखते हैं तो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट का हम और ज्यादा विकास होते देख सकते हैं। क्लियर है। चलो अब एक प्रीलिम्स का सवाल आओ, एक मेंस का सवाल, उसके बाद हम चलते हैं अगले आर्टिकल पर, ठीक है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्या महत्व है। यह भारत का पश्चिमी समुद्री प्रवेश द्वार है, यह यूरोप से जुड़ने का एकमात्र मार्ग है, यह भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है और यह भारत के उत्तर पर्वतीय रक्षा क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इस वाले प्रश्न का यानी कि आपका ये तीसरा प्रीलिम्स का प्रश्न है, इसका उत्तर आप मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में डालोगे। और सब लोग उत्तर कैसे डालोगे, पहले का मान लो ए, दूसरे का बी,
ठीक है, तीसरे का सी, इस तरह से कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो एक लगाओ मेंस का सवाल, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट आर्टिकल पे। पूर्वोत्तर भारत में विकास शांति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस कथन की समीक्षा करनी है और उत्तर लिखते समय क्षेत्र की विविधता, संघर्षों और हाल के विकास कार्यों का हमें उल्लेख करना है। ठीक है, 250 शब्द मतलब 15 अंक। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लास्ट आर्टिकल पे। लास्ट आर्टिकल है हमारा, भारत में हृदय और मधुमेह से होने वाली मौतों का हिस्सा बढ़ा। ठीक है, जिस तरह से लोगों की जो जीवन शैली परिवर्तित हो रही है, खान पान बदल रहा है, ठीक है, उस तरह से अन्य अन्य तरह की बीमारियां भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, मधुमेह है या फिर हाइपरटेंशन हो गया और बीपी की समस्या है, लो या हाई, तो इस तरह की जो समस्या है इनकी वजह से कहीं ना कहीं मौतों का हिस्सा बढ़ रहा है भारत में। ठीक है, न्यूज का कंटेक्स्ट क्या कहता है, ये पूरी तरह से आपके लिए मेन एस्पेक्ट न्यूज है। ठीक है, देखो ये रिपोर्ट बताती है आपको कि मृत्यु के कारणों में समय के साथ हुए परिवर्तनों को दर्शाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, विशेष रूप से संक्रामक रोगों से गैर संक्रामक रोगों की ओर, जैसे कोविड-19 महामारी ने इस प्रवृत्ति को प्रभावित किया है, जिससे मृत्यु के पैटर्न में अस्थायी बदलाव आया है। ठीक है, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि कोविड-19 के बाद किस तरह से चीजें परिवर्तित हुई हैं। और ये देखो, ये पूरा जो आपके सामने ग्राफ दिख रहे हैं, उनके छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने मुख्य निष्कर्ष में डाल दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में ना भी आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरह से कहीं ना कहीं अपने पूरे ग्राफ को समझ लेंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, बात करते हैं ये कोविड-19 के बाद जो डेटाबेस है, ठीक है, जो रोगों के तरीके हैं, ठीक है, जो रोगों के जो प्रकार है उसमें कहीं ना कहीं हम परिवर्तन देख पा रहे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं मृत्यु के पैटर्न में भी अस्थायी बदलाव आया है। ओके, पृष्ठभूमि के बारे में हम जाने तो महामारी संक्रमण से गैर संक्रमण रोगों की ओर संक्रमण। ठीक है, यानी कि भारत में मृत्यु के प्रमुख कारण में संक्रामक रोगों की जगह अब किसने ले ली है, यानी कि अब आपको ऐसे रोगों से खतरा कम हो चुका है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच करके फैल रहे हैं, बल्कि ऐसे रोगों से ज्यादा खतरा है जैसे कि टीबी है और हाइपरटेंशन है, बीपी है। ठीक है, इस तरह की परेशानियों से, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, ठीक है, इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो मृत्यु दर है, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। समझ में आई बात। पर इसका कोविड-19 महामारी मतलब कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है, तो उस चीज को हम देखेंगे जरा सा कि महामारी के दौरान कोविड-19 से होने वाली जो मौतों में है ना, उसमें भी वृद्धि हुई है। संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों का अनुपात अस्थायी रूप से बढ़ा है। तो अगर हम इस पूरे आर्टिकल को अगर एनालाइज करें तो हम ये देख सकते हैं कि भाई कोविड-19 के बाद संक्रामक रोगों से जो होने वाली मौतें हैं उसमें भी अनुमानतः चीजें बढ़ी हुई है। साथ ही साथ असंक्रमण, ठीक है, असंक्रमण जो रोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं, जो होने वाली मौतें हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, दोनों चीजों में वृद्धि हुई है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसका डेटाबेस के आधार पर, मुख्य निष्कर्ष के आधार पर। तो हृदय रोग से हम पहले मौत देखेंगे, किसकी, पुरुषों में। तो 2004 से 6 में 21% थी, ये बढ़कर कितनी हो गई, 19-21 में 32। क्लियर है सभी को। अब ये तो हो गया 32% पुरुषों का डाटा। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं का 2004 और 6 में ये डाटा था कितना, 17%, जो कि बढ़कर अब कितना हो गया है, 27%, यानी कि बहुत ज्यादा है। यानी कि पुरुषों में अगर हृदय रोग से देखें मौत तो 32 है और महिलाओं में 27 है। यानी कि अब अगर हम इसमें बात करें क्या कि हृदय रोग, तो पुरुष की मौत ज्यादा होती है और महिलाओं की इनके मुकाबले कम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डायबिटीज की। तो पुरुषों से देखें हम तो पुरुषों का 1.5 से बढ़कर कितना हो गया है, 3.3 हो गया है। वही महिलाएं डायबिटिक ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले, यानी कि 4.2%। ठीक है, चलो एक मैप बना लेते हैं, रुकने जरा, यहां लिख देते हैं हम पुरुष, अरे एक सेकेंड, देखो यहां लिख देते हैं हम हृदय रोग, यहां लिख देते हैं हम पुरुष और यहां लिख देते हैं हम महिला। ठीक है, क्लियर है। यानी कि हृदय रोग से पुरुष ज्यादा है, यानी कि 32% के आसपास है, वहीं महिलाएं कितनी है, कम है, कितना, 27%। यानी कि ये किस तरह से चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, वही हम मधुमेह की बात करें, ठीक है, तो मधुमेह में जो पुरुष है वो क्या है, कम, और महिलाएं क्या है, ज्यादा। तो ये कैसे काम करेगा, तो ये ऐसे काम करेगा। समझ में आई बात सभी को। अब देखो आगे, मधुमेह देख लिया हमने, अब कैंसर से मौत देख लेते हैं। तो लगभग 6 से 7% स्थिर है। इसमें महिला और पुरुष को लेकर डाटा नहीं दिया गया है। ठीक है,
पेरिनेटल स्थितियां, डायरिया हो गया, टीबी से जो मौत है वह सभी में उल्लेखनीय में कमी बताई गई है। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि हम बात करें किसके, तपेदिक के बारे में बात करें तो तपेदिक के जो केसेस है वो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल रहे हैं, दोनों स्तरों पे कम देखने को हमें मिल रहे हैं, कमी देखने को मिली है, राइट। और क्या है, अज्ञात बुखार से मौत, यानी कि आपको किसी एक तरह का बुखार आया और उस वजह से आपकी मौत हो गई, तो इसमें पुरुषों का जो 2 से बढ़कर कितना 5% हो गया है, महिलाओं में 3 से बढ़कर 6 से 5%, यानी कि अब अगर हम बात करें अज्ञात बुखार की, ठीक है, तो पुरुषों में कम है, महिलाओं में ज्यादा है, अगर मैं सही हूं तो, ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। पुरुषों में बता रहा है 2% से 5%, हाँ, और महिलाओं में बता रहा है 6.5%, ठीक है। एक बार हम पूरा जो बनाया है, ठीक है, इसको आप चाहो तो इस तरह से अपना पूरा डाटा अपनी बुक में लिख लो ताकि आपको आराम समझ में आ जाएगा। हृदय रोग की अगर हम बात करें तो हृदय रोग पुरुषों में ज्यादा हो रहे हैं, हृदय रोग की वजह से मौत की हम बात करें, ठीक है, तो मौत पुरुषों की ज्यादा है, महिलाओं की कम है। मधुमेह की बात करें तो मधुमेह पुरुषों में कम है, महिलाओं में ज्यादा है, ठीक है। तपेदिक की बात करें तो वह अमूमन कहीं ना कहीं केसेस बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण भी ये है कि सरकार के जो लक्ष्य हैं तपेदिक रोग को खत्म करने के लिए, उन्मूलन के लिए, वो बहुत क्या बोलते हैं, इंटेंस रूप में भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अज्ञात बुखार की अगर हम बात करें तो पुरुषों में कम मौत हो रही है, महिलाओं में कहीं ना कहीं अज्ञात बुखार की वजह से ज्यादा मौत हो रही है, ठीक है। चलो अब इसका हम प्रभाव देखते हैं, प्रभाव क्या है। पहले तो हम देखते हैं सकारात्मक प्रभाव, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है, यानी कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टीकाकरण, स्वच्छता, उसमें हम देख पा रहे हैं भाई तपेदिक जैसी बीमारी जिससे भारत कहीं ना कहीं सालों साल परेशान रहा है, उसमें हम कमी देख पा रहे हैं। दूसरी चीज हम देख पा रहे हैं जनता के बीच में जागरूकता इस तरह की बैठी हुई है जो कहीं ना कहीं अब इस पे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर निवेश कर रहे हैं और अपना रूटीन चेकअप कराने पर भी कहीं ना कहीं ध्यान दे रहे हैं। पर नकारात्मक तो बहुत सारी चीजें हैं, जीवन शैली संबंधित रोगों, यानी कि शहरीकरण है, स्वास्थ्य आहार है, शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कहीं ना कहीं हमें गैर संचारी रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रही है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता, ठीक है, कोविड-19 का प्रभाव, यानी कि महामारी के दौरान नियमित स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा आई है जिससे गैर संचारी रोगों में प्रबंधन में कहीं ना कहीं कठिनाई आई है, ठीक है। आगे की राह क्या हो सकती है, तो जीवन शैली में हमें सुधार की आवश्यकता है, हम एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, ठीक है, तनाव प्रबंधन जैसी चीजें होनी चाहिए, तो हो सकता है आपको हृदय संबंधित रोग ना हो, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में बढ़ावा, ठीक है, नियमित जांच और स्क्रीनिंग, साथ ही साथ नीति निर्माण और क्रियान्वयन, यानी कि जो गैर संचारी रोग है उनके नियंत्रण के लिए प्रभावी नीति और साथ ही साथ उनका सख्ती से बर्ताव बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो हो सकता है हृदय रोग से जो पुरुषों की मौत ज्यादा हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। क्लियर है? पुरुषों की मौत या महिलाओं की जो भी मौत हो रही है भाई, मौत नहीं होनी चाहिए इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से, तो उसको हम रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, राइट। तो ये आपका पूरा आर्टिकल था, ठीक है। ये आप लगाओ फटाफट एक मेंस का सवाल, उसके बाद हम अपनी क्लास का अंत करते हैं। भारत में मृत्यु के पैटर्न में संक्रामक रोगों से गैर संक्रामक की ओर बदलाव स्वास्थ्य नीति की दिशा तय करता है। इस कथन की समीक्षा करते हुए गैर संक्रामक रोगों की बढ़ती मृत्यु दर के कारण और प्रभावों पर हमें चर्चा करना है, यानी कि 250 शब्द बोले तो 15 अंक, ठीक है। चलो, तो ये थी आज की आपकी द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी, ठीक है। और इस क्लास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, प्री के और मेंस के भी, ठीक है। लिखने का प्रयास करो धीरे धीरे, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। अगर इसको 26 देना है तो अब समय नहीं है, ठीक है, सबसे जरूरी तो ओके। और करंट अफेयर्स अपना पढ़ते रहो, सबसे जरूरी रिवीजन करते रहो, थोड़ा स्ट्रेटेजी अपनी इस तरह से बनाओ कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सहज हो सारी चीजें, और परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो मिलती हूँ कल आपसे मैं सुबह 11:30 बजे अपने इसी समय पे। तो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।